हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। कहाँ बीएस से पढ़ने आए हुए हैं और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ साथियों 2025 बोर्ड एग्जाम। कितना बोर्ड एग्जाम आप देने जा रहे हैं? आप देने जा रहे हैं 2025 बोर्ड एग्जाम, जहाँ पे आज मैं बताने वाला हूँ कि आप अपने 70 नंबर को अच्छी तरीके से कैसे पा सकेंगे। अगर आपका भी मनसा है कि 70 नंबर को अच्छी तरीके से पाएंगे तो कैसे पाएंगे, तो मैं कहता हूँ 70 नंबर को दो जगह पे तोड़ेंगे आज। तो आप ऑलरेडी को पता होगा आप सभी को कि 20 नंबर का होता है, एक होता है 50 नंबर का, मतलब कि एक एमसीक्यू वाला होता है, एक होता है वर्णनात्मक मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज इसी के ऊपर मैं बढ़िया से बात करने वाला हूँ। आप लगे रहिए इस क्लास में। आज मैं आपको जो यूपी बोर्ड के द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है उसको मैं समझाने वाला हूँ। और याद रखिए बोर्ड एग्जाम 2025 में साथियों सीधे सीधे बहुत सारे प्रश्न इस मॉडल पेपर से आने वाले हैं। क्लास 10th हिंदी की क्लास होने वाली है, तो आप सभी लोग तैयार होकर बैठ जाइए। और दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो पेपर आपको करना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 3 घंटा 15 मिनट में पूरी रणनीति बताऊँगा कि आप 3 घंटा 15 मिनट में पेपर कर भी लेंगे और आपका पेपर अच्छे से समाप्त भी हो जाएगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार है तो चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब अभी से कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2025 का ना अच्छी तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के बाद शेयर करिएगा और जो भी कुछ पूछना है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आज हम लोग शुरू करेंगे आज इस क्लास को, लेकिन उससे पहले साथियों कुछ हमें निर्देशांक पढ़ लेने चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पेपर को हल करते समय हमें याद होने चाहिए। और निर्देशांक कौन कौन से उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले निर्देशांक के ऊपर बात करेंगे। पहला निर्देशांक हमारा है कि प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को मतलब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब पहले आप प्रश्न पत्र पढ़िए। जो बच्चा प्रश्न पत्र नहीं पढ़ता है ना, वो याद रखिए बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। मान लीजिए आपको जो आता है और जो आपको नहीं आता ये तो पहले पता चले। कहते फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहला अच्छे से कर ले गए तो आप लास्ट तक अच्छा करते जाएंगे। चलिए दूसरा लिखा हुआ है प्रश्न पत्र 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है साथियों। तीसरा लिखा है प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले, याद रखिएगा, नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। मतलब कि अगर आपके पास ओएमआर शीट आपको भरना है तो किस पेन से भरना है, और काले पेन से ही भरे, ज़्यादा बेटर जाएगा। और दूसरी बात मैं कहूँगा बाल पेन पॉइंट पेन लेकर जाइए, मतलब कि डार्ट पेन जैसे आप लोग कहते हैं, जेल पेन लेकर मत जाइए वरना वो फैल जाता है, पेन अच्छा नहीं होता है। ओके, अगला है चौथा नंबर निर्देशांक लिखा है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। मतलब कि एक प्रश्न करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने होंगे, 20 नंबर का होगा। अगला लिखा है 5वें नंबर में लिखा है ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं वाइटनर का उपयोग ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, उसे काट देते हैं, फिर सोचते हैं मेरा तो मान लेते हैं ऑप्शन नंबर ए था, फिर बी था, फिर सी था, फिर डी था। आपने पहले डी को अच्छी तरीके से भर दिया, फिर बाद में आपको पता चला कि हमारा बी है, इसको भी आप भर दिए और इसको कट कर दिए, तो आपका तो अनवैलिड हो ही गया पूरी की पूरी ओएमआर शीट। बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आपको ओएमआर शीट को चेक करने में, क्योंकि जो भी कंप्यूटर सेट चेक करेगा वो कंप्यूटर चेक करता है। आप भले गलत करें लेकिन एक आंसर के लिए 2 को मत चुने, याद रखिएगा। अगले बात करेंगे 6 नंबर में देखा प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो भी आपके प्रश्न इसमें दिए गए हैं वो सब के सब उसके सामने लिखे हुए कि कितने नंबर के हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो सब क्या था, वो सब था निर्देशांक। तो मतलब निर्देशांक था, निर्देश था कैसे क्या पढ़ना है, कैसे उस पेपर को हल करना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पेपर हल करवाने जा रहा हूँ। तैयार हो जाइए, कितना तैयार हो जाइए। और अब हम 2025 के लिए अपने एक नई रणनीति लेकर के आगे बढ़ने वाले हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अब हम लोग साथियों खंड आ की बात करेंगे। खंड आ क्या है, अपना बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाला साथियों।
जो कि पूर्णांक 20 नंबर का प्रश्न है। ओके, अब आइए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। लिखा है प्रश्न संख्या 1, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो याद करिए साथियों, बाबू गुलाब राय जो है द्विवेदी युग के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो भैया चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। सब मैं आपको करवा रहा हूँ, धीरे धीरे समझा भी रहा हूँ, लेकिन आपसे एक सवाल है कि चिंतामणि के लेखक का या चिंतामणि के लेखक कवि का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओके, चलिए, लेखक है चिंतामणि के लेखक का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। प्रश्न संख्या 30 है, तीसरा ही तो है, गबन किसकी रचना है? तो गबन साथियों ऑप्शन नंबर 1 से मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। एक चीज याद रख लीजिए, नोट में चाहे लिख लो, मुंशी प्रेमचंद्र से मुंशी जी से एक सवाल जरूर पूछता है हर साल बोर्ड एग्जाम में, तो इनकी जितनी भी रचना है अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5 लिखा है, शुक्ल युग की समय अवध है। शुक्ल युग की समय अवध जो साथियों ऑप्शन नंबर आपका जो सही है, वैसे शुक्ल युग की जो समय अवध है वो साथियों है 1918 से 1938। कितना है? 1938। कितना है? 1938। बट अगर यहाँ देखें तो इस पूरे चारों ऑप्शन में साथियों कोई भी हमारा 1918 से 1938 नहीं है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में ऑप्शन नंबर बी को चुनेंगे, 1919 से 3800। ओके, अब आगे अगर सवाल की बात करें, आगे सवाल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 से आगे क्या है देखेंगे। ओके, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, नीड का निर्माण फिर है किस विधा की रचना है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ये आत्मकथा है साथियों। नीड का निर्माण फिर किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में जरूर आपको बताना है। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास साथियों किस युग की रचना है, ये आपको बताना है। तो प्रिय प्रवास साथियों द्विवेदी युग की रचना। कब की रचना? द्विवेदी युग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आगे प्रश्न संख्या 8 लिखा है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो कि साथियों ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। अब उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक समझाया है वो समझ के आया होगा, और अभी तक अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको समझ में आया होगा। अब आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखते साथियों हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो लिखा हुआ है साथियों, आधुनिक काल कब से कब तक है? तो साथियों ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, आधुनिक काल 1843 से अब तक है साथियों। प्रश्न संख्या 10 लिखा है, मतिराम किस युग की कवि है? मतिराम किस युग के कवि हैं? तो मतिराम जो साथियों हैं वो रीत काल के कवि हैं। अगला लिखा है, अभी तक एक चीज़ समझा देता हूँ कि मतलब जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 से 10 होता है वो हिंदी गद्य साहित्य और पद साहित्य से लिया जाता है। अब अगर हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, ये हमारे क्या होता है व्याकरण के सवाल होते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो लिखा हुआ है हास्य रस का अस्थायी भाव है। हास्य रस का अस्थायी भाव साथियों हास है। क्या है? हास है, इसको याद कर लीजिए इसी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमण शैल पर आतप प्रियो प्रकाश। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार पूछा है? तो साथियों इस जो पंक्ति लिखी हुई है इसमें साथियों आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। इसमें साथियों उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा। अब आगे बढ़ेंगे, और जो अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक करवाया है आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। लिखा हुआ है, रोला छंद में कुल कितने चरण हैं? तो याद कर लीजिए साथियों, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। और प्रश्न संख्या तो 14 लिखा हुआ है कि आकर्षण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? याद करिए, सबसे पहले उपसर्ग किसे कहते हैं, जो मैंने आपको बताया भी है, कई बार बताया भी है, आपको बताया गया है, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि उपसर्ग किसे कहते हैं। चलिए भाई बताइए। देखिए, उपसर्ग वे शब्द होते हैं साथियों जो किसी भी शब्द के सम्मुख जुड़कर, क्या सम्मुख मतलब सामने जुड़कर साथियों उस शब्द की शोभा बढ़ा देते हैं या उसका अर्थ बदल देते हैं, उसे साथियों उपसर्ग कहते हैं। तो अगर हम इसमें बात करें, इसके अगर तोड़े आकर्षण को, तो बड़ा आ प्लस कर्षण टूटेगा। क्या टूटेगा?
बड़ा आ प्लस कर्षण टूटेगा, मतलब कि जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो सही होगा। मतलब आकर्षण में साथियों उपसर्ग कौन सा है, बड़ा आ है। ओके, चलिए अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है रचना के आधार पे वाक्यों के कितने भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं, चलिए भाई बताइए। वाक्य के साथ 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, पीताम्बर में कौन सा समास है। पीताम्बर को अगर विच्छेद करेंगे तो पीत धन अंबर होगा, मतलब कि पीला अंबर पीला वस्त्र होगा। तो यहाँ पर साथियों अपना ऑप्शन नंबर सी सही है, बहुव्रीहि समास। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है साथियों कि आंसू का तत्सम रूप है। भैया तत्सम रूप किसे कहते हैं, शुद्ध रूप को कहते हैं। शुद्ध रूप क्या होता है, मतलब सही तरीके से लिखना। तो आंसू का जो तत्सम रूप है वो अश्रु है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब आप बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्या लिखा है कर्तव्यवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। तो कर्तव्यवाच्य में साथियों कर्ता की प्रधानता होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, लिखा है ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्त बताना है। तो याद रखिए ताभ्य शब्द में ताभ्या लिखा है, क्या लिखा, ताभ्या। ताभ्या में जो शब्द है उस शब्द में जो साथियों बात करें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, षष्ठी विभक्त है और बहुवचन है। ओके, अगर क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो लिखा है निम्नलिखित में सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है, तो सर्वनाम आपका साथियों ऑप्शन नंबर साथियों सी सही है, वह। वह आपका सर्वनाम है। भैया सर्वनाम किसे कहते हैं, वे शब्द जो किसी भी संज्ञा, याद रखिएगा संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। नाउन किसे कहते हैं, तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस, ये तो आप जानते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, विच वर्ड इज यूज्ड ऑन द प्लेस ऑफ नाउन, मतलब वे संख्याएं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर उपयोग होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। वह एक क्या है, सर्वनाम का काम करता है। उम्मीद करता हूँ साथियों अभी तक जो मैंने साथियों प्रश्न आपको करवाए हैं, चाहे वो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से हो, चाहे वो साथियों आगे के मैंने निर्देशांक बताए हैं, निर्देश बताए पेपर को हल करने का, वो आपको समझ में आया होगा। चाहे मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर मैंने जो आपको 9 से 20 तक करवाए हैं वो आपको समझ में जरूर आया होगा। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो क्या था, वो हमारा MCQ था। क्या था, MCQ था, मतलब कि उसे हमें साथियों OMR शीट पे करना है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं कि जो हमें कॉपी पे करना है। क्या करना है, कॉपी पे। जो हमारा लगभग साथियों आप सभी को पता है कि जो हमारी तैयारी का सबसे बेस्ट पार्ट है वो कितने नंबर का, 50 नंबर का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे साथियों अपने वर्णनात्मक प्रश्न जो हमें साथियों अपने कॉपी पे लिखना है पेन के द्वारा। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों हमारे पास अब प्रश्न आ गया, वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा चालू होने जा रहा है, जिसमें हमें करना है साथियों 50 नंबर की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से। जिसमें साथियों प्रश्न संख्या 1 जो होता है ये क्या होता है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। मतलब अगर प्रश्न संख्या 1 बात करें यहाँ पे तो गद्यांश होता है। क्या होता है, गद्यांश होता है। और गद्यांश 2 दिए होते हैं, एक अथवा करके भी दिया होता है और एक साथियों आपके पास वैसे होता है। तो करना क्या है, इन दोनों में से किसी एक को अपने पेपर में आपको अच्छी तरीके से हल करना होगा। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम प्रश्न पढ़ें, सबसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखें। अब संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ में साथियों लेखक का नाम और पाठ का नाम होता है। अब सबसे पहले जब आप पेपर में से करने जाएंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे उत्तर। क्या लिखेंगे, उत्तर नंबर 1। ओके, उत्तर नंबर 1 मान लो अथवा करेंगे तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, अथवा। लेकिन मान लो अथवा वाला नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऊपर वाला ही कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले यह, ओके, यह कोई बात, यह कोई बात नहीं, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या है, देखता था। लास्ट में देखता था रहेगा, क्या रहेगा, देखता था। ओके, चलिए उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में जरूर आएगा। इसके बाद इन सभी प्रश्नों का हम लोग उत्तर देंगे, संदर्भ लिखेंगे। प्रश्न संख्या 2 में लिखा हुआ है गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मतलब कि जो यहाँ जिसके नीचे यहाँ पहले लाइन और यहाँ तक जो लाइन लगी हुई है अंडरलाइन में, उसकी क्या करना है, आपको व्याख्या करनी है। आपको इसको अच्छी तरीके से व्याख्या करना है। अगर आप चाहते हैं इसको मैं कॉपी पे लिख के बताऊँ तो इसके लिए कमेंट करके बताइए, मैं आपको नेक्स्ट क्लास जरूर लूँगा एक नए पेपर के साथ। ओके, अब अगर आगे हम बात करें साथियों तो यहाँ पे जो अथवा वाला भी क्या है, हे भगवान तब के लिए, ध्यान दीजिएगा, लिखा है हे भगवान तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता
कि इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, ये बताइए किस पाठ से लिया गया है। तो याद कर लीजिए, ये साथियों ममता पाठ से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ममता से, जिसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद हैं। अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। मैं आपसे कहता हूँ ना, ज़्यादा कुछ मत पढ़िए, केवल आप पहला पार्ट बात अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए और दूसरा पार्ट पढ़ लीजिए साथियों। कौन सा? ममता। एक पार्ट में और बता देता हूँ, एक तैयार कर लीजिए भारतीय संस्कृत। कौन तैयार कर लीजिए? एक तैयार कर लीजिए अच्छी तरीके से, भारतीय संस्कृत। और ये 3 पाठ तैयार करने के साथ साथ इन तीनों के लेखकों का जीवन परिचय भी अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए, आपका बहुत अच्छा स्कोर जाएगा। अब अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 2 की, किसकी बात करें? क्वेश्चन नंबर 2 की साथियों ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर देना। मतलब अगर बात करें तो प्रश्न नंबर 2 ऑटोमेटिक क्या कह रहा है कि पद्यांश हम है। क्या है? पद्यांश। पद्यांश के बारे में हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा है, चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंख गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराए, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार पंदो तिहि पाए। एक शब्द यहाँ पर आया है, एक शब्द आया है। ये शब्द कौन सा है? ये आया शब्द आया सूरदास। यहाँ से पकड़ लीजिए, इसके कवि कौन है, इसके रचयिता कौन है साथियों? सूरदास है। तो आपका पहला सवाल तो वैसे हो गया। तो यहाँ संदर्भ लिखना था, तो हम बता देंगे इसके कवि कौन से, इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। और किस पाठ से लिया गया ये आपको याद होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। जिसके जिसके नीचे अंडरलाइन है ये और ये, इसकी केवल व्याख्या करनी है, पूरी की व्याख्या नहीं करनी है। पहले के समय में लगभग 3 से 4 साल एगो साथियों क्या होता था, पहले की बात है, ये सबकी व्याख्या करनी होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब केवल जिसके नीचे अंडरलाइन है उसकी केवल व्याख्या करनी होती है। इसी तरीके से साथियों, इसी तरीके से अगर हम इसमें अथवा वाली बात करें, अथवा वाला, ओके, अगर हम अथवा वाला बात करें साथियों, तो इसमें भी लिखा है, सुन सुंदर बैन सुधारस बान, सयानी है जानकी जाने भली, तिरछे करे नैन तिन्हें, समझाए कछु मुस्काए चली, तुलसी ते अवसर से रावे, अवलोकत। क्या है साथियों? अवलोकत। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अवलोकत लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मन मंजुस काज कली। ये 2 लाइन अंडरलाइन में है, केवल इसी की व्याख्या करनी है। पहले में संदर्भ लिखना है, दूसरे में व्याख्या करनी है, तीसरे में यहाँ पे साथियों ये बताना है कि अनुराग तड़ाग और मन मंजुस नुकंज कली में कौन सा अलंकार है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मैंने प्रश्न संख्या साथियों 1 और 2 समझाया है ये जरूर समझ में आया होगा। और यहाँ से आपके 12 नंबर तैयार होंगे। कितने नंबर? 12 नंबर। मतलब गद और पद मिला के साथियों जो व्याख्या करने के लिए आता है, कितने नंबर का आता है? 12 नंबर का आता है। तो 12 नंबर ये, और हम लोग अभी तक कितने नंबर कर चुके हैं तैयार? 20 नंबर, मतलब कि 32 नंबर। कितने? हम लोग अभी तक 32 नंबर के बारे में बात कर चुके हैं। 70 में से अगर 32 को निकाला जाए साथियों तो कितना बचेगा? 48 नंबर बचेंगे। कितने बचेंगे? 48। नहीं साथियों, 38 नंबर। कितने? 38 नंबर अभी हम लोग और बात करेंगे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। लिखा है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना। याद कर लीजिए, यहाँ पे व्याख्या नहीं आता है। याद रखिए, हिंदी में अनुवाद कौन सा वाला? संस्कृत आता है। ये कितने नंबर का? ये 5 नंबर का साथियों। कितने नंबर का? 5 नंबर का है। तो लिखा हुआ है पहला संदर्भ, इसका लिखना है। एक चीज़ याद रखेगा कि संस्कृत का जो संदर्भ होता है इसमें लेखक का नाम नहीं होता है। किसका नाम नहीं होता है? लेखक का नाम नहीं होता है, केवल पाठ का नाम होता है। ओके, तो लिखा, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषाधम केंद्र स्थल अस्त। इतना मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। और ये एक चीज़ याद रखिए, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे ये जो यहाँ से यहाँ तक का ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये है गद्यांश, ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ओके, अगर हम बात करें इसके अथवा वाला, तो अथवा वाला भी आप कर सकते हैं। इन दोनों में से कोई एक करना है, एक करना है, केवल एक। दोनों करने से आप बुद्धिता तो बता देंगे, ज़्यादा आपके अंदर बुद्धि है, लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो केवल एक करना है। कितने करना है साथ? तो एक करना है। दूसरा लिखा है कि मानव जीवन संस्कृत, ओके, संस्करण संस्कृत,
ये किस पाठ से लिया गया इसको भी आप कमेंट करके बताएंगे। एक चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि संस्कृत में संदर्भ जब भी लिखें तो लिख कर घर पर जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि यहाँ पर लेखक और कवि का नाम नहीं होता, केवल यहाँ पर पाठ का नाम होता है। ओके, अब अगर हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 के पहले 4 की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, नीचे लिखा हुआ है, नीचे दिए गए संस्कृत पदांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना है। क्या लिखना है? हिंदी में अनुवाद लिखना है। मैं कितनी बार बोला हूँ, संस्कृत में व्याख्या नहीं लिखनी होती है, केवल हिंदी में अनुवाद लिखना होता है। तो लिखा है, मानम हित्वा प्रिय भवते क्रोधा हित्वा न सोचत कामम हित्वा वर्धाम भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत। ये दोनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से। ओके, फिर लिखा है अथवा वाला भी आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। सर्वे भवन सुखना सर्वंत संनिराम्य सर्वे भद्राण पश्चात्मा कदिश सुख भाग भवति। मतलब यहाँ पर भी कितने नंबर का? ये 5 नंबर का। कितने नंबर का? चौथा क्वेश्चन भी 5 नंबर का, तीसरा भी 5 नंबर का। यहाँ पर से कितना हो गया? 10 नंबर हो गया। पहले हम लोग 32 नंबर कर चुके हैं। 32 और प्लस 10 कितना हो जाएगा? 32 और 10 कितना हो जाएगा साथियों? ये आपका 42 नंबर। कितना हो गया? ये आपका 42 नंबर। कितने नंबर हो गया? 42 नंबर। ओके, अब आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम धीरे धीरे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, अपने पाठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर किसी एक का उत्तर देना। किसका उत्तर देना? एक का देना। यहाँ पर कुल कितने खंड काव्य है ये जान लीजिए पहले। तो कुल खंड काव्य जो है 9 है। अब 9 में से केवल एक करना है, और उस एक के आधार पे 2 प्रश्न है। कितने प्रश्न है साथियों? एक प्रश्न भी है और दूसरा प्रश्न भी है। आपको केवल एक करना है, एक या दूसरे में से कोई एक करना है। लेकिन आपको क्या करना है? इससे पहला लिखा हुआ है साथियों, यहाँ पे मुक्त दूत लिखा हुआ है, फिर लिखा है ज्योति जवाहर लिखा है, मेवाड़ मुकुट लिखा हुआ है, अग्र पूजा लिखा है, जय सुभाष लिखा है, मातृभूमि क्या लिखा है? मातृभूमि के लिए लिखा है। अगला क्या है ये भी देख लेते हैं। अगला लिखा हुआ है साथियों, अगला साथियों कर्ण लिखा हुआ है, करमवीर भरत लिखा हुआ है, तुमुक लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, कुल 9 हो गए हैं। 9 में से केवल एक करना, मैं पहले बता दिया हूँ। उस एक पर जो 2 प्रश्न है उसमें से भी एक करना है। लेकिन आपके ज़िले में, हर ज़िले में अलग अलग होता है। आपके ज़िले में कौन आएगा इसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में, कहाँ से जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है जहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस समझाया है। ये कौन से ज़िले में कौन सा खंड काव्य आता है उसको देख लीजिए। आप देख लीजिए आपके ज़िले में कौन आता है। अब अगर हम बात करें साथ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर में 6 में 2 खंड है, एक का है और दूसरा खा मिलेगा। अभी जो हम नेक्स्ट पेज को पढ़ेंगे, जो ये 5 नंबर का प्रश्न है और ये 5 नंबर खा वाला भी 10 नंबर की बात करेंगे। मतलब कि अगर बात करें 6 का में, तो 6 का में है क्या? 6 का में लिखा हुआ है, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है, और उसकी एक रचना का क्या करना है? उल्लेख करना है। यहाँ पे 3 जीवन परिचय आपको मैंने दिखाया है। पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब ये 3 ऐसे ही आएंगे और 3 में से केवल एक करना है। आप उसी को चुनेंगे जिसकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप उसको मत चुनिएगा जिसकी तैयारी नहीं है और उसको लिखना शुरू कर दें, फिर बीच में पता चले कि भैया हमें तो आता ही नहीं है। तो आप शुरुआत से उसी को लिखेंगे जिसकी आपकी अच्छी तैयारी होगी। मैं ये तीनों के बारे में अच्छी तरीके से मैंने जीवन परिचय आपको पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस वीडियो को देख लीजिए अच्छी तैयारी करने के लिए। अब आगे हम बात करते हैं साथियों, आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के दूसरे भाग। क्वेश्चन नंबर 6 के खा की बात करें तो नीचे लिखा हुआ है, दिए गए कवियों में से, यहाँ कवि आ गए हैं, इनका भी एक जीवन परिचय लिखना है, किसी एक का और प्रमुख रचना का क्या करना है? उल्लेख करना है। ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मैं समझा रहा हूँ ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास हो, सुमित्रानंद पंत हो, महाकवि सूरदास हो। और याद रखिए इसे डायरेक्ट प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम 2025 में, जो आपके 24 फरवरी को पेपर होने वाला है। उसमें से तो डायरेक्ट प्रश्न फंसेंगे। अगर आज आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा तो कल आप पछताएंगे। अच्छी तरीके से तैयार करिए। इन सभी के ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको जीवन परिचय पढ़ा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, सारी क्लास देखिएगा जरूर। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करने लिखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक खंड में से
किसी एक का श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब यहाँ समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पे पहले चलते हैं, जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसके ऊपर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और 7 थोड़ा मिलान करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो यहाँ पे साथियों हम लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हम लोग साथियों 2 श्लोक करेंगे। ध्यान, 2 श्लोक यहाँ पर है। ये जो 2 श्लोक का है क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इन दोनों श्लोकों को नहीं लिखना है। जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए हैं उन श्लोकों को आपको क्वेश्चन नंबर 7 में नहीं लिखना है। तो भैया 7 में क्या लिखेंगे? 7 में हम वो श्लोक लिखेंगे जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो और याद भी हमें हो। मतलब कि हम कितने श्लोक याद करें सर जी? तो आप 3 श्लोक याद करिए। कितने लाइन में? 6 लाइनों में। 3 श्लोक याद करिए 6 लाइनों में। हो सके तो 4 याद करिए, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर 2 वहाँ पर आ गया क्वेश्चन नंबर 4 में तो उसमें से एक जरूर आप यहाँ पर लिख देंगे। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है साथियों कि निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मतलब यहाँ पे साथियों 4 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे और इन 4 में से किसी 2 का देना है। मान लीजिए हमको तीसरा याद, दूसरा याद है और चौथा याद है। कितना याद है? दूसरा याद है और कौन सा याद है साथियों? दूसरा याद है आपको और चौथा याद है। तो दूसरा चौथा लिखेंगे। मान लो पहला तीसरा याद है तो पहला तीसरा लिखेंगे, लेकिन कोई 2 ही लिखना है। हमको चारों का आंसर नहीं देना है। हमें नंबर जब 2 ही मिलेगा तो क्यों साथियों हम 4 नंबर की मेहनत करें और हमें 4 मिले भी ना। अब आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। लिखा है पहला पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा लिखा आतंकवाद कारण एवं निवारण। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फिर लिखा है जनसंख्या लाभहान और फिर लिखा है नारी सशक्तिकरण। क्या लिखा है? नारी सशक्तिकरण लिखा है। एक चीज़ और याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। एक मेरी तरफ से लिख लेना जो मैं समझाने जा रहा हूँ, लिख लीजिए। इस टॉपिक को अपनी कॉपी में क्या करना है, लिख लीजिए। ओके, लिख लीजिए, ना बहुत ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा। फिर मुझसे मत कहिएगा। क्या लिखना है आपको? अच्छे तरीके से लिखना है। लिखिए, हेडिंग डालिए विज्ञान। क्या डालिए? विज्ञान वरदान एवं अभिशाप। ओके, इसको तैयार कर लीजिएगा। विज्ञान वरदान, विज्ञान का है वरदान एवं अभिशाप, दोनों का काम करता है। इसके ऊपर भी तैयार कर लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। या कि बोर्ड एग्जाम 2025 में डायरेक्ट 20 सवाल आएंगे, मेरी पूरी गारंटी है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, एक चीज़ और याद रखिएगा, निबंध कोई बच्चा छोड़ के नहीं आएगा। 7 नंबर का है तो कम से कम 5 अगर मिल ही जाए तो क्या बेटर। अगर आप पूरा छोड़ के आएंगे तो 0 मिलेगा, लेकिन आप कुछ के करके आएंगे तो लगभग 4 से 5 नंबर आपको मिल ही जाएगा। 6 नंबर भी मिल सकता है और 7 में 7 भी मिल सकता है। अब अगर क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो लिखा है अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र जरूर लिखें। मतलब एक पत्र लिखना है, जरूर यहाँ नहीं लिखा है, मैं जरूर अपनी तरफ से ऐड कर दिया हूँ। क्या लिखना है? जरूर पत्र लिखना है। पत्र लिखना, क्या लिखना? पत्र लिखना। ओके, तो भैया एप्लीकेशन कहाँ लिखेंगे? तो भैया एप्लीकेशन यहाँ पर आया नहीं है, मतलब प्रार्थना पत्र नहीं आया है हिंदी में, केवल पत्र आया है। पत्र आपको तैयार करना है। कितने नंबर का है? 4 नंबर का है और भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। तो उम्मीद करता हूँ अभी तक जो मैंने आपको प्रश्न बताया है यहाँ पर, चाहे वर्णनात्मक प्रश्न हो, चाहे वो साथियों बहुविकल्पीय प्रश्न हो, चाहे 3 से, चाहे ये गद्यांश पद्यांश और संस्कृत की या खंड काव्य हो, या गद्यांश पद्यांश आपके हिंदी के हों, वो सारे आपको समझ में आए होंगे। चाहे वो बहुविकल्पीय प्रश्न हो साथियों, 9 से 20 प्रश्न हो, चाहे वो साथियों क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक के प्रश्नों का हो, चाहे वो मैंने जो निर्देश बताया हो उसमें हो, आपको सारी चीज़ें समझ में जरूर आई होंगी। लेकिन अगर आपके पास कोई डाउट अभी भी बचा है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बहुत अच्छा आपको ज्ञान दिया हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझाया हूँ। ये 3 घंटे 15 मिनट में पेपर करने का मैं प्लान बता दिया हूँ। बस आपको पहले वो करना है जो आपको आता है, उसके बाद वो करना है जो आपको थोड़ा बहुत आता है, उसके बाद वो करना है जो आपको थोड़ा बहुत भी नहीं आता है। लेकिन पहले वही करना है जो आपको आता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए खतरा पैदा हो सकता है। मैं कहता हूँ ना कि पहले आपको जरूर करना उसी प्रश्न को जो आपको आता है। तो उम्मीद करता हूँ जो आपको मैंने अभी तक समझाया है शुरू से लेकर अंत तक वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और सारी चीज़ें समझने के बाद आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होंगे
और धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ साथ आपके बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी भी आप अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो अगर साथियों आपको कोई डाउट हो तो कमेंट के द्वारा पूछ लीजिए। बाकी आज की इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और सारी वीडियो जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाली हैं सभी को देख कर जाइएगा, ज़्यादा ज्ञान बढ़ेगा, आपका सम्मान बढ़ेगा और बोर्ड एग्जाम 2025 में साथियों अच्छा अंक लेकर आएंगे। चलिए आज ही इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।